मानव के बारे में राजू को शक हो गया था और वो उसे सबक सिखाने के लिए निकल चुका था। उसे पता था कि अब उसे कहां जाना है। वो सीधा कल्याण ग्रह से निकलकर विक्की मल्होत्रा के पास पहुंचा। मल्होत्रा ने जब राजू को इस वक्त देखा तो वो चौंक पड़ा। क्या बात है राजू, कुछ हुआ है क्या? मल्होत्रा ने अपनी भारी आवाज में कहा। जी मल्होत्रा साहब, राजू ने थोड़ा घबराकर कहा। अच्छा, क्या है, बताओ मुझे, मल्होत्रा ने पूछा। मल्होत्रा के सवाल पर राजू ने सब कुछ बताना शुरू किया। मल्होत्रा साहब, कोई आपके कल्याण ग्रह में जासूसी कर रहा है। मैंने खुद अभी ये बात पता किया है, राजू ने मल्होत्रा को बताते हुए कहा। यह बात सुनते ही मल्होत्रा चौंक पड़ा। उसे राजू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या जासूसी मेरे कल्याण ग्रह में? किसके नरक भोगने के दिन आ गए हैं? मल्होत्रा ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ साहब, यह सच बात है, हमें कुछ करना होगा, राजू ने बताया। कौन है वो कमीना? विक्की ने चौंकते हुए अपनी सिगरेट जलाई और राजू से पूछा। राजू भी मालिक के सामने रटे हुए तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। उसने मल्होत्रा को बताया, एक लड़का है, बाहर एक्टिंग करता था, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे एक्टिंग करते देखा है, लेकिन अभी वो एक बावर्ची बनकर कल्याण ग्रह में जासूसी कर रहा है। क्या प्लान है, किस मकसद से आया है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। विक्की मल्होत्रा राजू की सारी बातें शांति से सिगरेट पीता हुआ सुन रहा था। ये सब सुनकर अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था, मगर वो शांत था। सिगरेट जब खत्म हो गई तो ड्रॉअर से एक गन निकालकर अपनी जेब के अंदर रखते हुआ बोला। बहुत एक्टिंग कर ली उसने, अब थोड़ा एक्शन दिखाते हैं उसे, मल्होत्रा ने आगे कहा। वैसे क्या नाम क्या बताया उसका? साहब, वो यहां राजा बनकर आया है, राजू ने इतना कहा ही था कि तभी मल्होत्रा ने उसे एक झन्नाटेदार चांटा दे मारा। राजू अपनी जगह पर मानो बर्फ के जैसा जम गया। मल्होत्रा ने आगे कहा। मैंने उस चूजे का असली नाम पूछा है, बाकी वो क्या बनकर आया उससे मुझे क्या मतलब? सर, उसका असली नाम मानव अधिकारी है, राजू ने शांत होकर कहा। तो आज उस मानव अधिकारी से चलकर उसकी सांसें लेने का भी अधिकार छीन लेते हैं, देखो क्या करता हूं मैं। इतना कहकर विक्की राजू के साथ कल्याण ग्रह को निकल जाता है। विक्की सोचकर तो यही निकला था कि आज वो उस मानव नाम के जासूस को मार देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस पूरे प्लान के पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ है, और वो मास्टरमाइंड अपने दोस्त की जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है उसे यह भी मालूम नहीं था। और ठीक हुआ भी ऐसा ही। विक्की इस वक्त उस मास्टरमाइंड यानी विद्युत की गिरफ्त में था और अपने जान की भीख मांग रहा था। तो इस प्रकार से मल्होत्रा को मानव के बारे में पता चल गया था, और फिर मानव से उसे विद्युत के बारे में पता चल गया था, मगर वो अभी तक विद्युत की हकीकत से अनजान था। वर्तमान समय, विद्युत ने मल्होत्रा को बेहोश तो कर दिया था, मगर विक्की की जब आंखें बंद होने वाली थीं, उसी वक्त विद्युत ने उससे कहा था कि वो उसे यहां इस कल्याण ग्रह में नहीं मारेगा, और उसने ऐसा ही किया। जब विक्की बेहोश हो गया तो उसे ब्लास्ट हुई बिल्डिंग के मलबे पर ले आया। चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा और गुम होती आवाजें। वहां का माहौल काफी शांत और डरावना था। मल्होत्रा, देख, आज तेरी मौत तेरे ही कल्याण ग्रह के सामने हो रही है। हम आज तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, विद्युत ने गुस्से से मल्होत्रा को मारते हुए कहा। इसके बाद विद्युत ने बेहोश पड़े विक्की को साइड में रखा और उसके शरीर को जमीन के अंदर गाड़ने के लिए वहां पर गड्ढा करने लगा। इधर विक्की भी धीरे धीरे दर्द के मारे कराहते हुए होश में आ रहा था। विद्युत ने जब एक लाश के गाड़ने लायक गड्ढा कर लिया तो विक्की की ओर बढ़ा। उसने देखा विक्की धीरे धीरे होश में आ रहा है। बड़ी ही सख्त जान है तुम्हारी, एकदम केचुए की तरह, और इतना कहकर विद्युत ने विक्की को उठाकर गड्ढे में पटक दिया। गड्ढे में गिरते ही मल्होत्रा को घुटने के टूटने का दर्द याद आया और वो जोर से चिल्ला पाता इससे पहले ही विद्युत ने तुरंत ही उसका मुंह दबाकर उसे कस के दबोच लिया। विक्की छटपटाता हुआ बस यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब काम बंद कर दूंगा, मगर विद्युत उसकी गर्दन पर तार लपेटता हुआ बोला,
ऐसे ही न जाने कितने बच्चों ने तुझसे अपनी जान की भीख मांगी होगी। जब तूने उन पर कोई रहम नहीं किया तो हम तुझ पर कैसे करें? बोल, बोल ना साले। और इतना कहकर विद्युत मल्होत्रा के गले में पड़ी तार को और मजबूती से खींचने लगा। विक्की की आंखें बाहर आने को थीं। वो तड़प रहा था लेकिन मर नहीं रहा था। छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं पुलिस के पास भी जाने को तैयार हूं। प्लीज मुझे मत मारो, मल्होत्रा ने तड़पते हुए कहा। मगर विद्युत था जो मल्होत्रा की हर छूटती सांस के साथ अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा था। तभी विद्युत का फोन बजा। उसने पहले तो सोचा कि विक्की को खत्म करने के बाद ही वो फोन उठाएगा, लेकिन एक पल को उसे ख्याल आया कि इतनी रात को कोई भला उसे क्यों फोन करेगा। कहीं ये मानव का फोन तो नहीं, कहीं फिर से उसे या खुशी का या फिर प्रीति का। विद्युत ने मन ही मन में खुद से सवाल किया और अचानक से ऐसे ही अनगिनत सवाल विद्युत के मन में आ रहे थे जो ना चाहते हुए भी विद्युत की पकड़ को कमजोर करते जा रहे थे। उसने एक हाथ से तार के दोनों छोर को पकड़ा और जेब से फोन निकालने लगा। कॉल प्रीति का था। इस वक्त प्रीति का कॉल क्यों आ रहा है? आखिर क्या बात होगी? विद्युत ने खुद से पूछा और उसने कॉल उठाया। फोन कान पर लगाते हुए विद्युत ने एक नजर विक्की की तरफ देखा। विक्की बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ प्रीति, इस वक्त कॉल कर रही हो? विद्युत ने फोन पर कहा। विद्युत यहाँ एक लड़की की लाश मिली है। प्रीति की आवाज से लग रहा था मानो वो डरी हुई है। लड़की की लाश? पर तुम हो कहां पर? विद्युत ने चौंकते हुए प्रीति से फोन पर पूछा। इस पर प्रीति ने कहा, मैं यहाँ कनॉट प्लेस पर हूँ और मेरे सामने एक लड़की की लाश पड़ी है। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि। इसके आगे वो कुछ ना बोल पाई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर कहीं विद्युत भी प्रीति के कहने का मतलब समझ चुका था। एक लाश, वो भी एक लड़की की। कहीं ये खुशी तो नहीं थी? प्रीति तो खुशी को ही ढूंढ रही थी ना, पर अब वो कह रही है कि वो एक लाश के सामने खड़ी है। विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो आगे कुछ सोच पाता कि तभी विद्युत ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, तुम्हें उस लाश के बारे में किसने बताया प्रीति? मुझे मेरे उस खास आदमी का कॉल आया था। उसी ने जब मुझे बताया तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इस जगह पर आ गई और यहाँ आकर देखा तो पता चला कि कुछ कांस्टेबल लाश को जमीन से निकाल रहे हैं, प्रीति ने कहा। विद्युत ने जैसे सुना कि लाश को जमीन से निकाल रहे हैं, उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। उसने खुद से कहा, जमीन से लाश निकाल रहे? ऐसे तो हम करते हैं या फिर वो डुप्लीकेट किलर जो हमारी स्टाइल कॉपी करता है? मतलब ये सब हो क्या रहा है? हेलो विद्युत, तुम हो? प्रीति ने फोन के उस पार से कहा। हाँ प्रीति, हम आ रहे हैं, तुम वहीं रुको। विद्युत ने इतना कहकर फोन रख दिया कि तभी उसे अचानक अपने चेहरे की तरफ आती हुई एक ईंट दिखाई दी। विद्युत तुरंत ही साइड हो गया। ये ईंट विक्की ने फेंकी थी। जी हाँ, विक्की अब विद्युत के चंगुल से आजाद हो गया था। वो दर्द के मारे लड़खड़ाता हुआ अपने एक हाथ में पत्थर लिए विद्युत के सामने खड़ा था। साले, तलब तो तेरी अब मैं मिटाऊंगा। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। बहुत पछताने वाला तू बेटा, मल्होत्रा ने कहा। और इतना कहकर विक्की वो पत्थर विद्युत पर फेंक देता है। विद्युत पत्थर से तो बच जाता है, लेकिन उस गड्ढे में आ गिरता है जो उसने विक्की के लिए खोदा था। फोन के चक्कर में यह हाथ से निकल गया, कहता हुआ विद्युत गड्ढे से बाहर आया। विद्युत जब वापस मल्होत्रा को पकड़ने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पास कोई भी नहीं है। विद्युत समझ गया था कि विक्की उसकी गिरफ्त से भाग चुका है। वह आसपास खूब नजर दौड़ाता, मगर उसे घुप अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें उसे कैसे भी करके पकड़ना होगा। यह अच्छा हुआ कि उसने हमारा चेहरा नहीं देखा, विद्युत ने खुद से कहा और वो वहां से निकल गया। विद्युत का ये पहला शिकार था जो विद्युत के चंगुल से जिंदा बच निकला था। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास और कोई भी नहीं है तो विद्युत अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम चाहे जहन्नुम में छिप जाओ विक्की मल्होत्रा, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। विद्युत को मानो जैसे ठेस से लगी थी, अपने शिकार का यूं जिंदा बच जाने की ठेस। विद्युत अभी खुद पर अफसोस ही कर रहा था कि उसकी नजर उसके ही फोन पर पड़ी जो गड्ढे में गिरा हुआ था। प्रीति अभी भी कॉल कर रही थी। उसने तुरंत फोन उठाया और कान पर लगा लिया। हेलो हेलो विद्युत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो?
विद्युत ने प्रीति को इतना कहते ही सुना था। इस पर विद्युत बोला, तुम जाओ वहीं रहना, हम अभी आ रहे हैं, कॉल मत करना, आ रहे हैं हम तुरंत। और इतना बोलकर विद्युत कॉल कट कर देता है। करीब आधे घंटे के बाद विद्युत उस जगह पर पहुंचा जहां पर प्रीति ने उसे आने के लिए कहा था। क्या हुआ, कुछ पता चला? आते ही विद्युत ने प्रीति से पहला सवाल किया। तुम खुद जाकर देख लो। प्रीति ने इतना ही कहा। विद्युत को प्रीति का यह बर्ताव बहुत ही अजीब लगा। विद्युत आगे भीड़ को चीरते हुए गया और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, मगर रात के इस वक्त भी वहां पर चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। विद्युत जैसे ही लाश के पास पहुंचा, सिमरन ने विद्युत को देखा। वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी, इस वक्त भी तुम्हें शांति नहीं है? सिमरन ने विद्युत को ताना देते हुए कहा, मगर विद्युत ने सिमरन को कुछ जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जमीन से निकाली गई बॉडी पर था। और वहां के पूरे सीन को देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, यह सारा किया धरा उस दूसरे किलर का है, मगर इस बार उसने मारा किसको है? विद्युत अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक हवा का झोंका आया और लाश के ऊपर से चादर हट गई। विद्युत ने जैसे उस लाश की शक्ल देखी, वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी हालत एकदम से खराब हो गई और वो कमजोर पड़ गया। ये तो खुशी है, मेरी बहन! विद्युत जोर से चिल्लाया। विद्युत को चिल्लाता देख सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। नवीन और सिमरन कुछ बातें कर रहे थे, वो भी दोनों विद्युत की बात सुनकर चौंक गए।